Hello everyone, this is Roli Pandey. हिंदी, इंग्लिश और सीटीपी, इन तीन की पेडागोजी हमारी चल रही थी अभी तक, जिसमें हिंदी के 5 हो चुके हैं प्रीवियस ईयर, इंग्लिश के 15 प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, पेपर 2 का स्टार्ट किया है, फर्स्ट पेपर हो चुका है और सीटीपी के भी हमारे 5 ईयर्स की पेडागोजी पूरी हो चुकी है। तो आज से हम मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस आए हैं, हर एक पेपर में 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। तो जो पेडागोजी वाला पार्ट है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रेन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसकी आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं उनका आकलन करना है, उनका असेसमेंट करना है। तो प्राइमरी क्लास के बच्चों का असेसमेंट करते टाइम कौन सी ऐसी चीज है जिस पर फोकस नहीं करना चाहिए, वो बताना है। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया कि नहीं, तो ये गलत है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया कि नहीं, इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। मैथमेटिकल नॉलेज, उनमें मैथमेटिकल नॉलेज का कितना ज्यादा उनके अंदर विकास हुआ, इसका भी ध्यान देना चाहिए। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस है उनमें कितनी वो तेजी से आंसर दे रहे हैं, कितना प्रिसाइजली आंसर दे रहे हैं या कितना सटीकता से उसका जवाब दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसको मार्क कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल। बच्चों में तर्क कौशल का विकास हो रहा है कि नहीं, इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, तो ये भी गलत है। मतलब कि जब असेसमेंट बच्चों का कर रहे हो तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैथमेटिकल नॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। रीजनिंग स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान किस पर नहीं देना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 पे। मतलब कि कितना प्रिसाइजली वो आंसर दे रहे हैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स पे, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है प्राइमरी क्लास में। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। मतलब गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए प्राइमरी क्लास के बच्चों का आकलन करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेस। मतलब जो प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। मतलब कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको जब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हो या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाना हो, गणितीय अवधारणाओं को समझाना हो, तो उसकी समझ का डेवलपमेंट करने के लिए सीक्वेंस क्या रखना चाहिए। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ाना है, सिखाना है या उसका विकास करना है, तो उसके लिए सीक्वेंस कौन सा रखना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि शुरुआत करने से पहले पहला ही स्टेप होता है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस। मतलब जिस भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को, जिस गणितीय अवधारणा को शुरुआत करना है, उससे रिलेटेड जो बच्चों के अनुभव हैं उसको पहली चीज तो उससे रिलेट कराओ या फिर उससे रिलेटेड उनको अनुभव दो, प्रोवाइड करो, अनुभव प्रदान करो। तो ये होता है सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है कि भाषा के थ्रू उस चीज को, उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को या उस अवधारणा को बच्चों को समझाओ, भाषा के तरीके से समझाओ। ये नहीं कि अगर सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, कुछ भी है, तो डायरेक्ट सिंबल बना करके हमने उनको समझाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जोड़ और घटाओ, ऐड या सब्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड उनके अनुभव दो। मतलब वो मतलब अपने घर में या आसपास की एरिया में कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, लोगों से कुछ ना कुछ लेते होंगे, देते होंगे, तो इससे क्या है, उनको अनुभव दो कि किसी चीज को अगर किसी ने तुम्हें दिया तो तुम्हारे पास वो चीज बढ़ गई, या फिर किसी ने कोई चीज तुमसे ले ली तो तुम्हारी वो चीज घट गई। तो इस तरीके से उनको पहले अनुभव दो। अनुभव प्रदान करने के बाद भाषा के द्वारा उनको समझाओ। उसके बाद पिक्चर्स बना करके उनको समझाओ, चित्र के द्वारा चित्र बना करके समझाओ। और लास्ट में होता है जिस कॉन्सेप्ट को समझाना है उससे रिलेटेड जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करके, यूज करके उनको समझाओ। मतलब सबसे लास्ट स्टेप क्या आएगा कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करो। तो इसका
सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना था, मतलब थर्ड वाला, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से कोई हो सकता है। सेकेंड था एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन, तो हमारा सेकेंड ही फोर्थ हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, सीक्वेंस राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड टू नंबर्स एज शोन बिलो, 83 और 23 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, तो उसने इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बच्चों की सब्ट्रैक्शन के लिए जो समझ है उनकी, उसके हमको एक आइडिया देता है कि अगर बच्चे ने इस तरीके से सॉल्व किया है तो सब्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में होगा। द चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शंस अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मतलब कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान की अवधारणा ठीक से नहीं पता है, गलत अवधारणा है स्थानीय मान की। या फिर चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, बच्चा जानता ही नहीं कि घटाना कैसे है। या फिर चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 नंबर्स की सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस को बच्चा जानता है, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो बच्चे ने गलती किया है। इट इज अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस, या एक गलती है और बार बार अभ्यास करके इसको सुधारा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि बच्चे को सब्ट्रैक्ट करना आता ही नहीं है। 83 अपॉन 23 इस तरीके से इसने सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब कि नहीं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि द चाइल्ड हैज मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने पहले क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 8 में से 2, ये सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर 6 आया। तो ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर सब्ट्रैक्ट की जो क्वालिटी है, जो प्रोसेस है, उसको पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। 2 डिजिट का उसको सब्ट्रैक्शन अगर आता होता तो उसने सही किया होता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगर बार बार वो उस चीज का अभ्यास करेगा तो वो अभ्यास करके अपनी गलती सुधार लेगा, लेकिन जब बच्चे को प्लेस वैल्यू की ही नॉलेज नहीं है तो फिर वो सब्ट्रैक्शन आते हुए भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर, मतलब कि अधिगम और आकलन इन दोनों का जो चक्र होता है तो उसका सही क्रम क्या होगा। टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, पहला वो क्या होगा कि सबसे पहले जो टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट है उसका सबसे पहले प्लान किया जाता है, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कि शिक्षण अधिगम और आकलन इन दोनों की पहले योजना बनाई जाती है, योजना बनाने के बाद उसका संगठन किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ इन्हीं में से कोई सही ऑप्शन होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो, मतलब कि शिक्षण अधिगम और आकलन इन दोनों को एकीकृत करके बच्चों को पढ़ाओ, मतलब जब शिक्षण अधिगम करा रहे हो उसी टाइम पे बच्चे का आकलन कर लो, तो इसको क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत कर दिया गया। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड वाला। तो हमारा वैसे तो यहाँ पे यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, लेकिन इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, ये दोनों करने के बाद बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को डेवलप करो, इसके बाद बच्चों की जो प्रोग्रेस है या फिर उनका लर्निंग है, उन्होंने कितना सीखा, इस चीज की फीडबैक की रिपोर्ट तैयार करो और इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन और रिपोर्ट किस लिए किया गया, जिससे कि बच्चों की जो कमियां हैं उसको पता लगाया जा सके और उस पर उनको रिमेडियल टीचिंग दी जा सके। तो राइट पैटर्न, राइट सीक्वेंस क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर्स लाइक द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब जो रोमन अंक होते हैं उनका उपयोग आमतौर पर जो हिंदी अरबी अंक होते हैं उनकी जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, सो कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमरल्स, मतलब जो रोमन अंक होते हैं उनमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता है, मतलब उसमें स्थानीय मान जैसी कोई चीज नहीं होती है रोमन नंबर्स में, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। पहला ऑप्शन। दूसरा है रोमन न्यूमरल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ऐसा कुछ नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन हो कि डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शन तो वैसे भी हट ही जाएंगे, गलत हो जाएंगे।
चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज विद द इंग्लिश अल्फाबेट एंड रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज कर कहा गया कि कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं यूज किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जो रोमन न्यूमरल्स है, जैसे फर्स्ट लिखा जाता है, सेकेंड लिखा गया, थर्ड लिखा गया, अब इसमें प्लेस वैल्यू जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। जब प्लेस वैल्यू होती ही नहीं है तो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? क्योंकि कैलकुलेशन तो मेनली स्थानीय मान के आधार पे ही किया जाता है, इस वजह से स्थानीय मान का पता होना तो जरूरी है। और रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है? स्थानीय मान होता ही नहीं है, इस वजह से इसको कैलकुलेशंस करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए जो नॉर्मली हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, हम उनका यूज करते हैं, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ टीचर एनकरेजेस द चिल्ड्रेन इन हर क्लास to explain the physical properties of the objects around them in their own words. What is the appropriate objective of the teacher to do such an activity with her students? एक शिक्षक क्या करता है अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद जो वस्तुओं के भौतिक गुण होते हैं उनको अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब टीचर बच्चों से क्या कहते हैं, उनके आसपास उनके इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज तुमको कैसी समझ में आ रही हैं, इसको अपने ही शब्दों में एक्सप्लेन करो, इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसे गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसा करने के पीछे? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स। ये तो सही बात है, ठीक है कि एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है शेप्स की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। दूसरा है, चिल्ड्रन एंजॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे एंजॉय प्लेइंग डम शराड्स एटसेट्रा। हाँ, ये भी ठीक है कि बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वो डम शराड्स वगैरह खेलते हैं, तो जैसे उसमें एंजॉय करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे, एक तरीके से ये भी सही है। It makes the children observe the physical properties of an object informally, which deepen their understanding about shapes. तो ये ऑप्शंस ऐसे थे जो सही तो थे, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वही हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को रूल्स, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट इसके थ्रू समझाएंगे तो वो फॉर्मल रूप से उसको समझ रहे हैं, औपचारिक तरीके से सीखेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी नहीं होगी उस चीज को लेकर के। लेकिन बच्चा क्या करेगा, जब अनौपचारिक रूप से किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण खुद से करेगा, खुद से ऑब्जर्व करेगा, तो इससे क्या होगा, जो आकार है, शेप्स है, उनके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा खुद ही डीप होती चली जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर। मतलब अशिक्षित दुकानदार के द्वारा जो गणित का उपयोग किया जाता है वो इट इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अशिक्षित हो, उनका जो तरीका है कॉन्सेप्ट को समझने का वो इनफॉर्मल होता है। मतलब कि अनौपचारिक रूप से वो उस कॉन्सेप्ट को, उस धारणा को समझे होते हैं, तो उनकी समझ की गहराई बहुत ज्यादा होती है। तो ये अच्छी चीज है, इस वजह से यूज करना चाहिए क्लास में। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। इट इज वेरी यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। हाँ, सही है कि होती है, मैथमेटिक्स के क्लासरूम में ये यूजफुल है। हैज एम्बिगिटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट। मतलब कि इसमें बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है और अस्पष्टता होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शॉपकीपर्स का कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होता है, अप टू डेट होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। कहीं भी हेट्रो वर्ड हो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और कहीं भी होमो लिखा हुआ हो तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, कहा है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम, उसको हैंडल कैसे करें। एक शिक्षक है, उसकी गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए।
by grouping the children of same ability together and giving them questions according to their ability। एक ही क्षमता वाले जो बच्चे हैं उनका ग्रुप एक साथ बना दो और उनकी कैपेबिलिटी उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चंस दे दो। या फिर बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, एक ही क्लासरूम में सबका ग्रुप बना दो एक साथ। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अलग अलग क्षमताओं वाले जो बच्चे हैं उनको अगर एक साथ समूह बना करके रखा जाएगा तो हर एक की अलग अलग एबिलिटी है, एक दूसरे से वो क्या करेंगे, सीखेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। मतलब गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है। हर एक क्लास के लिए एक लर्निंग आउटकम सेट कर दिया जाता है, मतलब कि इस वाली क्लास के बच्चे को इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, सेकंड वाले क्लास के बच्चे को इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर सेकंड क्लास के बच्चे को उतनी नॉलेज नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी, जिससे कि वो सेकंड क्लास की कंटेंट को प्रॉपरली सीख सके। फिर उससे आगे का थर्ड क्लास का एक लर्निंग आउटकम मतलब कि एक प्रतिफल सीखने का सेट किया जाता है। तो इस चीज का गणित में विकास करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब क्यों किया जाता है, सच दैट ऑप्शन ये अधूरा है। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, इससे मतलब क्या, गणना के लिए जो कैलकुलेशंस की जाती है उनके लिए बच्चों को छोटी छोटी जो विधियां होती हैं उनको बताया जाए। टू में बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशंस। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। या फिर टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। लर्निंग आउटकम मैथमेटिक्स में अगर डेवलप करना हो तो यही है कि हर एक क्लास के अकॉर्डिंग क्लास वाइज जो बच्चों की क्षमताएं हैं या स्किल्स हैं वो बच्चे उस उतनी क्लास में प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा, लर्निंग आउटकम जो होगा मैथमेटिक्स में वो डेवलप होगा, लर्निंग आउटकम का विकास होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। निम्नलिखित में से एक कक्षा में हो रहा कौन सा ऐसा कार्य है जिसको हम कह सकते हैं कि गतिविधि हो रही है। टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड चीज चल रही है, तो बच्चे तो कुछ काम कर नहीं रहे, तो मतलब क्लास में किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, बच्चे क्या कर रहे हैं, कविता के रूप में गिनती का वाचन कर रहे हैं। तो कविता जैसी है वैसे ही पढ़ करके उसका गिनती की तरह वाचन कर रहे हैं, इसमें भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है एज इट इज उठा करके लिख लिया, बच्चे द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, तो ये भी किसी तरह की एक्टिविटी में नहीं आएगा। चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, ये एक्टिविटी होगी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। अगर बच्चे खुद से किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर एक्सप्लोर की चीजों में एंगेज्ड हैं तो इसका मतलब कि क्लास में एक्टिविटी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग एमंग चिल्ड्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। बच्चों के बीच गिनती की कौशल को विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा पूर्व संख्या अवधारण के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस या फिर सीरिएशन या फिर क्रिएटिंग ग्रुप्स, मतलब एक एक संगतता या फिर क्रमबद्धता या संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना या समूह बनाना, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिसाइटिंग नंबर्स नेम्स रैंडमली। बच्चों में काउंटिंग की स्किल को डेवलप करना है, तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जरूरत नहीं है। सीरिएशन ये जरूरत है, ग्रुप्स क्रिएट करना ये भी जरूरत है, मतलब 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस एक एक की संगतता ये भी सही है, लेकिन रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया ही या शी आंसर्ड लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चे से पूछा गया एरिया क्या होती है, तो बच्चे ने क्या बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द चिल्ड्रेन
या फिर चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। एक बच्चे से ये पूछा गया क्षेत्रफल क्या है, तो उसने क्या बता दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप इस आंसर के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि चाइल्ड को एरिया के कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया ही नहीं है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर चाइल्ड यूज्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। इसको हम रख लेते हैं अभी कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल हो, सबकी एक सामान्य विचार बना लिया है कि आयत का क्षेत्रफल ही हर एक बंद आकार के का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चे ने जो कहा कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है वो सही है, सही नहीं थी, क्योंकि टीचर ने पूछा था एरिया क्या होती है, वो बच्चे ने क्या बताया, रेक्टेंगल की एरिया बता दी, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये तो गलत हो गया। चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। बच्चा जो है एरिया और पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट के बीच में कंफ्यूजन में है, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे ने तो एरिया ही बताई ना, भले रेक्टेंगल की बताई लेकिन एरिया बताई, तो कॉन्सेप्ट मतलब कि एरिया और पेरीमीटर में उसको, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप में उसको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसा भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि उसको रेक्टेंगल की एरिया पता है, तो उसने एक जनरल कॉन्सेप्ट बना लिया माइंड में कि जितने भी क्लोज्ड शेप होते हैं, हर क्लोज्ड शेप की एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ही होती है। तो 12 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। गणित सीखने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट सीखने के लिए कठिन विषय है, गलत। जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हर कोई गणित सीख सकता है, ये राइट ऑप्शन। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो अगर हम लोग के परिवेश में रह रहे हो तो थोड़ी बहुत नंबर्स की या मैथ्स की, काउंटिंग की, सब चीजों की नॉलेज उनको भी हो जाती है, फिर गर्ल्स को या बॉयज को नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्नड बाई रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, नहीं अगर नॉर्मल तरीके से इनफॉर्मली सिखाया जाएगा तो बहुत आसानी से मैथ्स भी सीखी जा सकती है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो गया कि एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हर कोई गणित सीख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट on which were drawn 4 right angle triangles and ask the child to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation the teacher used पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए शिक्षक ने एक शीट बच्चों को दे दी जिस पर क्या 4 त्रिभुजों को बनाया गया था, 4 त्रिभुजों को खींचा गया था जो कि राइट एंगल के थे, और बच्चे को क्या कहा गया था कि त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजना था। तो ये जो परिस्थिति है इसमें शिक्षक ने कौन सा यूज किया है, कौन से मेथड का यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। मतलब इसको अगर हम ऐसे मार्क करें ए बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, टीचर ने क्या किया, 4 राइट एंगल्स बना दिए, 4 राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो एंगल है वो 90 डिग्री की हो। तो वो 4 राइट एंगल्स बना दिए और ट्राइंगल्स बना दिए, और बच्चों से कहा कि इनकी जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो इस तरीके से बच्चे को कौन सी चीज सिखा रही है बच्चे, टीचर, इंडक्टिव मेथड या फिर डिडक्टिव मेथड या फिर लेक्चर मेथड या फिर लेबोरेटरी मेथड। तो टीचर कौन सा यूज कर रही है मेथड का, इंडक्टिव मेथड, मतलब आगमन विधि का। आगमन विधि का यूज कैसे कर रही है, क्योंकि उसने क्या किया, एग्जाम्पल के थ्रू
वो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही है। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाता है तो वो होती है इंडक्टिव मेथड, और जब कॉन्सेप्ट के थ्रू या कॉन्सेप्ट बताने के बाद एग्जाम्पल की तरफ बढ़ा जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, तो ये क्या होता है, निगमन विधि होती है, डिडक्टिव मेथड होता है। तो 14 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है। कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम। संकल्पना मानचित्र जो होता है वो अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। या फिर कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। पूछा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला तो सही है कि कॉन्सेप्ट मैप क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं और लिंक्स होती हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं दो चीजों को। कॉन्सेप्ट मैप जो है हायरार्कियल होती है नेचर में, मतलब कि प्रकृति में पदानुक्रमित होती है, मतलब एक लाइन वाइज एक क्रम से चीजों को बताया जाता है, तो ये भी सही है। कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन। कॉन्सेप्ट मैप क्या करता है, जो पहले के बच्चों की प्रीवियस नॉलेज होती है उसको नए इंस्ट्रक्शन से लिंक करने का काम करता है, पूर्व ज्ञान को नए शिक्षण से जोड़ने में हेल्प करता है, ये भी सही है। गलत कौन सा है कि कॉन्सेप्ट मैप्स केवल और केवल टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। केवल वाले ऑप्शन तो आपके वैसे भी गलत ही होने हैं, पर केवल टीचर इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करती है, मतलब केवल संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये चीज गलत है। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा फर्स्ट ईयर पीवाईक्यू ऑफ मैथ्स पेडागोजी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पीवाईक्यू के साथ मैथ्स पेडागोजी के। थैंक यू।